नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। मतभेदों के बावजूद संसद चलाने पर प्रधानमंत्री का जोर। सर्वदलीय बैठक में चुनाव से पहले बजट पर विपक्षी दलों का ऐतराज। पहले 2 दिन बहिष्कार करेगी टीएमसी। अर्थव्यवस्था की हालत नाजुक। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान। जीडीपी के आंकड़ों पर उठाया सवाल। पंजाब में बीजेपी बीएसपी की चुनावी रैलियां। मायावती का बीजेपी पर रिजर्वेशन खत्म करने की साजिश का आरोप। नोटबंदी पर अखिलेश यादव के सवाल। विनोद राय की अगुवाई में बीसीसीआई के प्रशासकों का पैनल गठित। रामचंद्र गुहा, विक्रम लिमय और टाना शामिल। खेल मंत्रालय के सचिव को शामिल करने से इनकार। अप्रत्यक्ष कर अधिकारियों का विरोध प्रदर्शन। जीएसटी में राज्यों को ज्यादा अधिकार देने पर ऐतराज। सेवा हितों में कटौती की जताई आशंका। और आइए देखते हैं पहली खबर। प्रधानमंत्री का कहना है कि चुनाव के दौरान कुछ मुद्दों पर मतभेद के बावजूद संसद को काम करते रहना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने चुनाव से पहले बजट पर आपत्ति जताई। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बजट से बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। कांग्रेस और सीपीएम ने बजट सत्र के पहले हिस्से में नोटबंदी के मसले पर चर्चा कराने की भी मांग रखी। सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुई टीएमसी ने नोटबंदी के विरोध में सत्र के पहले 2 दिन कार्रवाई में हिस्सा न लेने का भी फैसला लिया है। देर शाम स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी एक सर्वदलीय बैठक की। मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले सोमवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से संसद के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की। सबका एक ही राय था, हाउस चलना चाहिए, सदन चलना चाहिए, बजट सत्र चलना चाहिए, दोनों पार्ट के बजट सत्र चलना चाहिए और बहस होना चाहिए। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने बैठक में 5 राज्यों से पहले बजट पर ऐतराज जताया। इन दलों ने सरकार से कहा कि बजट में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं हो जिसका बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचे। विपक्षी दलों ने मार्च में होने वाले बजट सत्र के दूसरे हिस्से से पहले एक और सर्वदलीय बैठक की मांग रखी। इन दलों ने साफ कर दिया कि बजट सत्र में वो नोटबंदी के फैसले पर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कोई भी बजट में वो चीज न लाएं जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड में असर पड़े, और अगर ये ऐसा हुआ तो जाहिर है इसका असर जो है जो 8-9 दिन का हाउस में चर्चा है उस पर इसका असर पड़ेगा। वो निश्चित रूप से वो बजट जो है वो फेल हो जाएगा अपने मकसद से, जब तक आपको अप टू डेट आंकड़े और परिस्थिति नहीं मालूम। अब डीमोनेटाइजेशन का असर जो पड़ा उसका कोई कंसिडरेशन नहीं होगा इस बजट में। टीएमसी ने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं लिया। पार्टी का कोई भी सांसद बजट सत्र के पहले 2 दिन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। टीएमसी ने नोटबंदी के विरोध में ये फैसला किया है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि टीएमसी चिटफंड मामले में पार्टी के सांसदों की गिरफ्तारी का मुद्दा भी संसद में उठाएगी। टीएमसी का कहना है कि केंद्र सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। मंगलवार को ही आर्थिक सर्वे पेश किया जाना है। आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इस बार से अलग रेल बजट की परंपरा भी खत्म कर दी गई है। बजट सत्र का पहला हिस्सा 9 फरवरी तक चलेगा। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और बजट सत्र से पहले जिस तरीके की मोर्चेबंदी है उसके बाद देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या होता है, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राज्यसभा के पूर्व सांसद और वरिष्ठ पत्रकार एच के दुआ साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जिस तरीके से ये बजट सत्र कई मायनों में अलग दिख रहा है, एक तो टाइमिंग को बदला गया, उसको लेकर चुनाव के बीच में बजट है इसलिए उसमें चर्चा है। क्या लगता है कि आपको उम्मीद सत्र जो है हंगामे से दूर, तमाम अवरोध जो हैं उसके बाद सुचारू ढंग से चलेगा? शुरू तो हंगामे से होगा और उसकी नोटबंदी की वजह है हंगामा जरूर होगा। दूसरा, अपोजिशन ने पहले ही कह दिया है कि ये जो एडवांस किया गया है
16-17 के करीब होता है बजट, 16-17 फरवरी को होता है। अब सेशन शुरू होता है, बजट बाद में आता है, 28 को आता है। फरवरी 1 से शुरू किया गया है, जब पोलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी है, इलीगल नहीं है लेकिन इम्प्रॉपरिटी जरूर है, तो वो उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। क्या बजट में ऐसी चीजें होंगी जो स्टेट्स जा रही हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि जो स्टेट्स इलेक्शन जहां पे होगा उनके बारे में कोई कंसेशन अनाउंस नहीं किया जाएगा स्पेसिफिक उन राज्यों के लिए। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है उस लाइन को ऑब्जर्व करना। अगर टैक्स कंसेशन है तो उसमें कोई यूपी और पंजाब और गोवा वगैरह, उत्तराखंड वगैरह उससे बाहर कर दिए जाएंगे कि यहाँ लागू नहीं है। ये तो कहने की बातें हैं। अगर टैक्स रेट्स कम होने हैं, जैसे अखबारों में आ रहा है, तो टैक्स रेट किस लिए है कि बैंक जो लोन देंगे, हाउसिंग लोन, कार लोन और या कॉर्पोरेट सेक्टर को जो पैसे चाहिए बैंक से, वो सस्ते दाम पे मिलेंगे। अब वो कहेंगे कि कंपनी जो यूपी बेस्ड है या पंजाब बेस्ड है उसको नहीं मिलेगा, बाकी को मिलेगा। तो ये कहना बड़ा गलत है उस लाइन को ड्रॉ करने का। कुछ फायदा तो होगा। और मेरा ख्याल है कि सरकार ने भी इलेक्शन के डेट्स जो हैं उसको मद्देनजर रखकर तब बजट की डेट तय की है, पहले नहीं थी। हालांकि सरकार कह रही कि हमने बजट की तारीख पहले बीएससी जो बैठक हुई उसमें तय किया और चुनाव की तारीखों का ऐलान, लेकिन बजट की तैयारी 2-3 महीने से पहले ही हो जाती है, चाहे वो फरवरी के एंड में हो या पहले हो। बिल्कुल 3-4 महीने लगते हैं बजटरी प्रोसेस को। डिमोनेटाइजेशन में शायद इतने नहीं लगे होंगे जितना बजट में टाइम लगता है नॉर्मली। दूसरा एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल यह है नोटबंदी का। ये एक ऐसा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने जो पहले एक आध बार लिया गया था मोरारजी भाई के जमाने में 78 में। तो वो भी बड़े बड़े नोट थे उस जमाने, 10,000 का नोट, 5,000 का नोट, तो लोगों पे असर नहीं पड़ता। मार्केट में बहुत कम परसेंटेज था उस वक्त उनका, लोगों के पास थे ही नहीं वो नोट, किसी ने देखा ही नहीं है। हमने भी अभी तक नहीं देखा कोई 10,000 का नोट या 5,000 का नोट। तो उस जमाने में तो बहुत और कम लोगों ने देखा होगा। रियल नोटबंदी अब आई है डिमोनेटाइजेशन में, और चाहे वो गरीब है, चाहे मिडिल क्लास का है, चाहे अमीर है, उसका असर उन पर जरूर पड़ा है। लोग 4-4 बजे उठ के जाते रहे अपने कैश लेने के लिए, और अपने पैसे लेने के लिए लाइन में 2-2, 3-3 घंटे लग गए और फिर भी पूरा नहीं मिला। उस दिन अगली बार आई है। उसका देश भर में कोने कोने तक उसका असर पड़ा है। ऐसा स्टेप कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने, किसी सरकार ने नहीं लिया जो ना असर हो। कुछ लोग हो सकता है खुश भी हो कि ब्लैक मनी के खिलाफ स्टेप है, लेकिन जिनको दिक्कत हुई है। तीसरा, जो कई इंडस्ट्री की लेबर को पैसे नहीं मिले, तनख्वाह देने के पास पैसे नहीं है, काफी जॉब कट भी हुए, जॉब बड़े कम हो गए हैं, खास करके मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, हर स्टेट में। और कहना कि उसका नसब नहीं होगा, जिस आदमी की नौकरी चली जाती है वो वोट लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको कहो कि हम तो ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, थोड़ा तुम्हारा जॉब सेक्रीफाइस कर दो। इस मुद्दे पर नोटबंदी या नोटबदली जो मैं कहूं, इस पर सत्र के पहले हिस्से में जो कि विपक्ष की अब तक की रणनीति देख रही है कि एक लंबी चर्चा और सरकार को की ओर से मैं कहूं कि जवाबदेही की बात जरूर दिखेगी शायद। लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सरकार को सवालों के जवाब देने के लिए। पिछली बार भी विंटर सेशन में भी आ गया था सवाल ये, तब भी मुश्किल हो रही थी। लेकिन बजट में तो सारे साल का रिव्यू होता है और उसमें यह सवाल तो प्रोमिनेंट जरूर होगा, और कन्विंस करना आसानी नहीं होगी। तो पहले तो टीएमसी वगैरह तो पहले ही 2 दिन नहीं आएंगे, बजट में आएंगे जरूर बजट। लेकिन बजट का फायदा उठा के अपोजिशन को एक और मौका मिल जाता है गवर्नमेंट पर अटैक करने का, तो उस मौके को छोड़ेंगे नहीं वो। और लेकिन सरकार को भी मौका है जवाब देने का। सरकार का ये रहेगा कि अगर वो कंसेशन देते हैं, इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, जिनको मकान के लिए लोन महंगा मिलता है अब सस्ता हो गया, कार का लोन महंगा मिलता है, स्कूटर मोटरसाइकिल के लिए महंगा मिलता है अब थोड़ा सस्ता हो जाए, तो ईएमआई थोड़ी कम हो जाती है। आज ये ईएमआई बड़ा फैक्टर हो गया है बजट में। एक आखिरी सवाल सर कि जिस तरीके से तमाम जो राज्य हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश खासे अहम दिख रहे हैं सरकार के, अगर आंकड़ों के लिहाज से भी देखें, उनकी संख्या बल के लिहाज से, बजट किस तरीके की उम्मीद और जो अब तक की स्थितियां हैं
वो बजट में किस तरीके का एक माहौल आपकी अनुभव उसका आधार पर दिख सकता है? देखो, एक सवाल तो क्रिटिसिज्म हो ही रहा है, वो ये हो रहा है कि जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गया है। बहुत इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो पहले ही कह दिया था पार्लियामेंट के 2% कम होगा 2 साल में। 1% तो सारी मान रहे हैं 1 साल में जरूर हो जाएगा। 7.5 से या 7.6 से अगर 6.5 और 1 पॉइंट चला जाए नीचे, उसको फिर दोबारा 7.5 लाने के लिए थोड़ी सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो एक बजट से नहीं वो उसका हल निकलेगा, 2-3 बजट पे जाके हल निकलेगा। 2-3 साल लग जाएंगे इस लेवल पे आने के, और फिर 8 पॉइंट पे ले जाना या 9 पॉइंट पे ले जाना, थोड़ी और देश को मेहनत करनी पड़ेगी। फिर कितने जॉब क्रिएट होंगे? नए बेरोजगार भी तो आ गए हैं मार्केट में, नौकरी के लिए पहले भी हैं और भी आ जाएंगे। तो सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी नए जॉब क्रिएशन के लिए। एफडीआई कितनी आती है कितनी नहीं आती, तो जो नोटबंदी से उथल पुथल हो गया इकोनॉमी में, उसको पहले संभालना है और फिर उस पर बिल्ड करना है। इनके पहले स्टेबलाइज करें, उसके बाद में क्या करते हैं ये इकोनॉमिक सर्वे से कुछ पता चलेगा, और क्या अरुण जेटली उसमें कौन कौन से स्टेप लाते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट को ऊपर करने के लिए, और जॉब क्रिएशन के लिए क्या स्टेप लेते हैं, तो ये देखने की बात है। उसमें क्या लाते हैं वो तो बताएंगे नहीं, अभी तो कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। मेजर ध्यानचंद, हॉकी के सर्वकालिक महान खिलाड़ी। 22 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 400 से ज्यादा गोल, 3 ओलंपिक स्वर्ण। इतना ही नहीं, ओलंपिक में कुल 12 मैच खेलकर किए 38 गोल। ध्यानचंद के प्रशंसकों में शामिल थे क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन और जर्मन तानाशाह हिटलर। ड्रिबल में महारत और दनादन गोल दागने की काबिलियत के लिए उन्हें कहा जाता है हॉकी का जादूगर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की हालत नाजुक है। उन्होंने कहा कि सरकार को लंबी चौड़ी घोषणाओं की बजाय निवेशकों का भरोसा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। वहीं सरकार ने कहा कि अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को केंद्र सरकार की आर्थिक विफलताओं पर एक पुस्तिका जारी की। उन्होंने कहा कि इसमें अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर पेश की गई है। मनमोहन सिंह ने आरोप लगाया कि कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने विकास दर का अनुमान घटा दिया है। That the Indian economy is not in good shape is now obvious. Even the International Monetary Fund has projected that the growth rate of India in this current fiscal year will not be 7.6%, but less than that 6.6%. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि सरकार जीडीपी के आंकड़ों के पीछे छिपने की कोशिश कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि इन आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं। Most important question is, where are the jobs? The second question is, where is new capital investment? And the third question is, how are businesses being helped to grow and expand and employ more people? वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के दावों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यूपीए के 10 साल के आंकड़ों की तुलना हमारे 3 साल के काम से कर रही है। Where have they degraded?
what are the international rating agencies that they're talking about? If anything, because of demonetization, without much data in their hand, they are only speculating on what impact it might have on 1/4 of the economy. मंगलवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने वाला है। इसमें अर्थव्यवस्था की दशा दिशा की जानकारी होगी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। बजट सत्र से पहले विजय माल्या को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि माल्या को यूपीए सरकार के दौरान मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम के कहने पर कर्ज दिया गया, तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पूछा कि माल्या का कर्ज किसने माफ किया और देश से भगाने में किसने मदद की। बीजेपी ने विजय माल्या को लेकर सोमवार को कांग्रेस के बड़े नेताओं को घेरने की कोशिश की। पार्टी ने आरोप लगाया कि साल 2004 और 2008 में यूपीए सरकार के दौरान ही माल्या की कंपनी को कर्ज मिला था। इसके बाद 2010 में कर्ज चुकाने की शर्तों में बदलाव किया गया। बीजेपी का आरोप है कि माल्या ने मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम को चिट्ठियां लिखकर मदद मांगी थी। Mr. Malia met Mr. Prime Minister. He apprised that he needed certain help. Mr. Prime Minister guaranteed him of help. Mr. Prime Minister told him to meet his top bureaucrat, and Mr. T.K.A. Nair, the principal advisor to the then Prime Minister of the country, Mr. Manmohan Singh, talks to all other concerned ministries to see to it that Mr. Vijay Malia is helped. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इन आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की चिट्ठियां हर प्रधानमंत्री के पास आती हैं और इन्हें संबंधित मंत्रालयों को भेज दिया जाता है। Who permitted Vijay Maल्या to escape? Who waived 1200 crore rupees of money of Vijay Maल्या? Who permitted Mr. Vijay Maल्या to become a member of parliament in 2010? माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बकाया है। लंदन में रह रहे माल्या को अदालत ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। 5 चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। पंजाब में आज बीजेपी और बीएसपी ने रैलियां की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस मौके पर अकाली बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी रिजर्वेशन खत्म करने की साजिश रच रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एटा और कासगंज समेत 5 चुनावी सभाएं की। 5 चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। पंजाब में बीजेपी और बीएसपी ने रैली कर अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की। अमृतसर में बीजेपी की रैली को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के निशाने पर कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे। अमित शाह ने आम आदमी पार्टी को भी घेरने की कोशिश की। मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं दिखाई पड़ता है, उसको पंजाब का भी मुख्यमंत्री बनना है, गोवा का भी बनना है, गुजरात का भी बनना है, और उनको मालूम नहीं है कि जनता है सब जानती है। फगवाड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने दलित एकता पर जोर दिया। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि आरक्षण खत्म करने की साजिश की जा रही है और इससे निपटना जरूरी है। मायावती ने आरोप लगाया कि सभी दलों ने दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। जहां भारतीय संविधान में शिक्षा, सरकारी नौकरियों व राजनीति आदि में जो भी आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं, तो उन्हें भी अब यहाँ एक सोची समझी साजिश के तहत ही निष्प्रभावी बनाने व उन्हें धीरे धीरे खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एटा में जनसभा की। इस मौके पर उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। अखिलेश यादव ने कहा कि बिना तैयारी लागू की गई नोटबंदी का असर सीधे अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। बताओ अच्छे दिन किसी ने देखे हो तो बता दो, किसी ने अच्छे दिन देखे हो तो बताओ, और अच्छे दिन कैसे होते हैं ये तो कोई बताए हमें। अच्छे दिन के बहाने उन्होंने नोट बंद कर दिए, कहीं भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। भ्रष्टाचार तब कम होगा जब हम और आप तय करें कि भ्रष्टाचार नहीं करना है। इससे पहले रविवार को लखनऊ में अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पहली बार साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। इसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने रोड शो भी किया। इस रोड शो को विकास से विजय की ओर नाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट,
राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज गोवा के मापुसा में रैली की। इस मौके पर उन्होंने गोवा की बीजेपी सरकार पर करप्शन के आरोप लगाया, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री करप्शन खत्म करने का दावा करते हैं, लेकिन गोवा की जनता को सच्चाई पता है। हम सख्ती से काम करेंगे और गोवा में भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। और मैं आपको खुशी से यहां कहना चाहता हूं, कि गोवा के विधानसभा में जो लोग जाएंगे, कांग्रेस पार्टी से जो जाएंगे, 60% से ज्यादा लोग नए चेहरे हैं, युवा हैं। आरबीआई ने एटीएम से एक दिन में 10,000 निकासी की सीमा खत्म कर दी है। अब 1 फरवरी से एटीएम से 10,000 से ज्यादा की निकासी की जा सकती है। हालांकि बचत खाते के लिए हफ्ते में 24,000 की निकासी की सीमा बरकरार रहेगी। इसके साथ ही चालू खाते से राशि निकालने की सीमा खत्म कर दी गई। चालू खाते के नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं। इससे पहले 16 जनवरी को आरबीआई ने एटीएम से कैश निकालने की सीमा 4,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए की थी। जीएसटी परिषद के फैसले के विरोध में आज 70,000 कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर ऑफिस में काम किया। उनका आरोप है कि परिषद के फैसलों का उनके काम और हितों पर असर पड़ रहा है। जीएसटी परिषद के हाल ही में किए फैसलों के खिलाफ अप्रत्यक्ष कर विभाग के करीब 70,000 कर अधिकारी और कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। इनकी दलील है कि जीएसटी परिषद में लिए गए फैसले राज्यों की तरफ झुके हुए हैं, जो केंद्र के शुल्क लगाने और कर संग्रह के काम के लिए अच्छा नहीं है। एक पॉलिटिकल डिसीजन हो गया है सारी पावर्स स्टेट्स को देने के लिए। तो हमारा कंसर्न यही है कि जीएसटी तो इम्प्लीमेंट हो, लेकिन उसमें पावर्स यूनियन ऑफ इंडिया के पास हो, सेंटर के पास हो, और हम लोगों के कैरियर प्रोस्पेक्ट्स अफेक्ट ना हो बिल्कुल भी। वाम दलों का कहना है कि सरकार को कर्मचारियों की आशंकाओं पर विचार करना चाहिए। Finance Ministry and Finance Minister Mr. Arun Jaitley will have to address these concerns without any delay. This is an understanding between the state finance ministers and the central finance ministers. Major policy question cannot be questioned by the staff association. So I feel that they should go by the government's decision. जीएसटी परिषद की 16 जनवरी की बैठक में राज्यों को 12 समुद्री मील के क्षेत्र में होने वाली आर्थिक गतिविधियों पर कर लगाने की इजाजत देने पर सहमति बनी थी। साथ ही 1.5 करोड़ रुपए तक का सालाना कारोबार करने वाले 90% करदाताओं को राज्य के दायरे में लाने का फैसला हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को चलाने के लिए पूर्व सीएजी विनोद राय की अगुवाई में 4 संसदीय प्रशासकों का एक पैनल बनाया है, जिसमें इतिहासकार रामचंद्र गुहा, आईडीएफसी लिमिटेड के एमडी विक्रम लिमय और पूर्व महिला खिलाड़ी डायना एंडलजी को शामिल किया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने खेल मंत्रालय के सचिव को प्रशासकों के पैनल में शामिल करने की केंद्र सरकार की मांग खारिज कर दी। फरवरी के पहले हफ्ते में होने वाली आईसीसी की बैठक में अमिताभ चौधरी और विक्रम लिमय बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करेंगे। साथ ही तीसरे सदस्य के तौर पर अनिरुद्ध चौधरी भी बोर्ड की ओर से शिरकत करेंगे। प्रशासकों का पैनल बोर्ड के रोजमर्रा के कामकाज को देखने के साथ ही लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अमल को भी सुनिश्चित करेगा। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर देश भर में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। राजघाट पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज देश उन्हें याद कर रहा है। बापू के समाधि स्थल राजघाट पर विशेष प्रार्थना सभा हुई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी।
मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से कानून की पढ़ाई की। साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने किसानों मजदूरों के खिलाफ हो रहे भेदभाव का मुद्दा उठाया। आज से 100 साल पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। साल 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, लेकिन चौरी चौरा की घटना से दुखी होकर इसे वापस ले लिया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह ने अंग्रेजी शासन की नींदें उड़ा दी। साल 1942 में जब उन्होंने करो या मरो के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूंका तो अंग्रेजी शासन की चूलें हिल गईं और 15 अगस्त 1947 को मुल्क आजाद हुआ। साल 1948 में आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। बापू का सत्य और अहिंसा का सिद्धांत आज भी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।